हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका जो सीरीज चल रहा था टॉप 25 का, तो आज हम इसके लेक्चर वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं आपके लिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हर एक लेक्चर को आप मिस मत करिएगा, हर एक लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा। और बाकी इसका जो चैप्टर वाइज वीडियो था हमने अपलोड कर दिया है, तो जाकर के उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है यहाँ पे कि देखिए क्या दिया गया है कि ओम के नियम के लिए क्या सत्य है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि केवल चालक के लिए सत्य है, या फिर ऑप्शन बी यदि चालक की भौतिक दशाएं स्थिर हो तो चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों पर विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो दोस्तों, जो ओम का नियम होता है वो चालक के लिए सत्य होता है। आपको पता है कंडक्टर के लिए क्या होता है, सत्य होता है। और यहाँ पे भौतिक दशाएं अगर स्थिर रख दी जाए तो उसमें क्या क्या है कि चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है और विभवांतर क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इस ये हमारी क्या कहते हैं, ओम के नियम की परिभाषा थी। तो यहाँ से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध निर्भर करते हैं, मतलब किसी चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है किस पे। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, या फिर ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर, या फिर ऑप्शन सी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध रो पर, या फिर ऑप्शन डी सभी पर। तो दोस्तों देखिए, जो विद्युत प्रतिरोध होता है चालक का वो यहाँ पे लंबाई पर भी निर्भर करता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर भी निर्भर करता है, और पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध रो पर भी निर्भर करता है। यहाँ पे मतलब कहने का ये है कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो आर होता है, आर जो बराबर होता है रो इंटू एल अपान ए के। तो आर जो निर्भर करेगा, आर देखिए रो पर भी निर्भर करेगा, और आर जो है एल पर भी निर्भर करेगा, और आर ए पर भी निर्भर करेगा। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया यहाँ पे कि आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। अब जो आदर्श सेल होते हैं उनका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है क्या होता है, ऑप्शन ए अनंत होता है, या फिर ऑप्शन बी शून्य होता है, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो आदर्श सेल होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में अपने इस चैनल को शेयर भी कर दें, और वीडियो को भी शेयर करते रहें, ताकि जो है जो भी मतलब स्टूडेंट है जिनकी अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, सोच रहे हैं कहाँ से कंटेंट मिल जाए, कहाँ से कंटेंट मिल जाए, कहाँ से अच्छा मटेरियल मिल जाए, तो वीडियो शेयर करते रहिए उनके पास। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध आर का सूत्र होता है। तो देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो स्मॉल आर होता है उसका फार्मूला आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है आर बराबर कैपिटल आर इंटू वी अपान ई 1 - का 1। तो और ऑप्शन बी दिया गया है आर बराबर कैपिटल आर इंटू ई अपान भी -1, और ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, यदि आपको याद होगा तो यही हमारा होता है, ऑप्शन बी होता है कि स्मॉल आर बराबर क्या होता है, कैपिटल आर, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके ई अपान भी -1 होता है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो देखिए आर आर हो जाएगा ई माइनस का भी अपान का भी। तो ऐसे भी इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे ये भी सही है, और बाकी यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा इस प्रकार से, जैसा अभी हमने बताया। तो यहाँ पे ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्या है 5 वाला कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल ई तथा टर्मिनल विभवांतर भी में क्या संबंध होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल जो ई होते हैं और टर्मिनल विभवांतर जो भी होता है, क्या संबंध होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है भी बराबर ई प्लस आई आर, या फिर ऑप्शन बी क्या है ई बराबर भी प्लस आई आर, या फिर ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो सेल का आंतरिक क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल ई और टर्मिनल विभवांतर भी में जो संबंध होता है वहाँ पे ए हमारा होता है ई वाला, यानी कि ऑप्शन बी वाला, ई बराबर भी प्लस आई इंटू आर होता है। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं कि भी बराबर ए माइनस आई इंटू आर भी लिखते हैं इसको। तो अगर आप देखिए यहाँ पे ई को यहाँ पे रोक लेते हैं और आई इंटू आर को उधर भेज देते हैं, तो हमारा ये वाला बन जाता है, ये वाला ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐसे करके दे देता है कि भी बराबर दे देता है कि भी बराबर ई माइनस आई इंटू आर, तो दोनों चीज़ें एक ही है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप भी को यहाँ पे रोकोगे तो और इसको घटाओगे तो ई माइनस आई इंटू आर ही तो बनेगा। तो इसीलिए दोनों चीज़ें दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि किसी चालक का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। तो चालक का यदि तापमान आप बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए घटता है, या फिर ऑप्शन बी बढ़ता है, या फिर ऑप्शन सी स्थिर रहता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए चालक का यदि आप तापमान बढ़ाएंगे ना दोस्तों, जैसे आपको हम यहाँ पे दिखाएं थोड़ा सा, मान लीजिए हमारा चालक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका तापमान बढ़ा रहे हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लीजिए एक निश्चित वेग से गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, और जिससे ही हमने ताप बढ़ाया क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना आपस में टकराने लगते हैं, मतलब आपस में क्या होता है, कंपन होने लगता है इन इलेक्ट्रॉनों में। जब की गति में मतलब परिवर्तन होता है बहुत तेज़ी से, तो क्या होता है, इन आपस में ही टकराने लगते हैं। और क्या होता है, जब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आसानी से मतलब प्रभावित नहीं होते जल्दी जल्दी, तो इसमें क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा ही, तो क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अच्छे से प्रभावित होगा नहीं तो प्रतिरोध यहाँ पे आसानी से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। देखिए क्या है कि अतिचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो अतिचालक का जो प्रतिरोध होता है, सुपर कंडक्टिविटी इसको हम बोलते हैं, उसका प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन बी अनंत होगा, या फिर ऑप्शन बी शून्य होगा, या फिर ऑप्शन सी दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अतिचालक जो होता है उसका जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, ऑप्शन बी होगा, शून्य होगा। क्योंकि अतिचालक से आपको मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा कि अतिचालक मतलब जो बहुत ज़्यादा इसमें जो आवेश बहुत ज़्यादा इसमें हो, जो मतलब अच्छा चालक हो, अच्छा मतलब धारा का प्रवाह करता हो, वह अतिचालक है। तो अब जब धारा का प्रवाह अच्छे से करेगा तो मतलब क्या, उसमें प्रतिरोध शून्य ही तो होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं क्या है कि 8 वाला देखिए कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत लागू होता है। तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत लागू होता है ऑप्शन है द्रव पर, या फिर ठोस पर, या फिर गैस पर, या फिर इनमें से किसी पर नहीं। तो देखिए ऊर्जा बैंड सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, ठोस के आधार पर पढ़ा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और यहाँ तक आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और जो भी नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो उसको अच्छे से बताएंगे थोड़ा सा। बाकी देखते हैं 9 वाला क्या है कि चालक या धातु के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल क्या होता है। तो चालक या धातु के लिए जो ऊर्जा बैंड अंतराल होता है क्या होता है, ईजी बराबर 0 होता है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या फिर ऑप्शन सी ईजी बराबर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे चालक या फिर धातु की बात करें, तो जो वो क्या कहते हैं, यहाँ पे चालक में क्या होता है, धारा का प्रवाह इजीली में आसानी से होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईजी बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे बैंड के हिसाब से समझे, देखिए चालन बैंड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार से संयोजी बैंड होता है। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड आपस में क्या कर जाते हैं, ओवरलैपिंग कर जाते हैं। तो इसके हिसाब से ईजी जो होता है हमारा 0 हो जाता है, मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है, ऊर्जा बैंड जो होता है यहाँ पे 0 रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया यहाँ पे कि किसी ठोस में निम्नतम खाली ऊर्जा स्तर कहलाता है। तो अब देखिए किसी ठोस में निम्नतम खाली ऊर्जा स्तर क्या कहलाएगा। अगर हम यहाँ पे ऊर्जा बैंड की बात करें, तो देखिए हमारा चालन है, और यहाँ पे देखिए ऊर्जा क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल वाला है बीच वाला, और यहाँ पे क्या है एकदम लास्ट में क्या कहते हैं, हमारा संयोजी बैंड है। तो अब देखिए जब संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, और देखिए निम्नतम की बात क्या कह रहा कि किसी ठोस में निम्नतम खाली ऊर्जा स्तर वाला बताइए, तो चालन बैंड जो होता है उसमें निम्नतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि चालन बैंड में जो होता है निम्नतम खाली ऊर्जा स्तर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्या है कि किसी ठोस में वह बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं हो सकता है कहलाता है। तो अब देखिए किसी ठोस में वह बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फिर से आपको दिखाएं, देखिए इस प्रकार से हमारा चालन बैंड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल हो गया यानी कि ईजी, और यहाँ पे लास्ट में संयोजी बैंड हो गया। अब देखिए जो ईजी होता है इसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व होता ही नहीं है। इसमें तो होगा, इसमें होगा, पर इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए संयोजी बैंड तो नहीं होगा, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल में क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं क्या है कि पोलराइड उपयोग किया जाता है। अब देखिए पोलराइड का उपयोग आप जानते होंगे कहाँ कहाँ होता है, तो अब आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए अध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में, ऑप्शन बी ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए पोलराइड जो होता है यहाँ पे क्या करता है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं क्या है कि द्वि अपवर्तन क्या होता है। अब देखिए द्वि अपवर्तन क्या होता है यहाँ पे, तो ऑप्शन है 2 किरणें क्रिस्टल से अपवर्तित होकर एक किरण हो जाती हैं,
या फिर ऑप्शन बी एक किरण क्रिस्टल से अपवर्तित होकर दो किरणें में विभक्त हो जाती हैं, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए द्वि अपवर्तन मतलब द्विअपवर्तन मतलब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा अगर आपको मान लीजिए कंसेप्ट नहीं याद है तो आप इस जो है जो जिस प्रकार से लिखा गया उससे भी आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे द्वि मतलब दो अपवर्तन तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जिससे अपवर्तित होगा उससे दो किरणें निकलेंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि एक किरण क्रिस्टल से अपवर्तित होकर दो किरणों में विभक्त हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन याद हो सकता है कि द्वि अपवर्तन मतलब दो किरण का निकलना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया यहाँ पे कि क्या विवर्तन में दो कला संबंध प्रकाश स्रोतों की आवश्यकता होती है। अब देखिए विवर्तन में दो कला संबंध प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए यस, या फिर ऑप्शन बी नो, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर आवश्यकता होने पर प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए विवर्तन में विवर्तन आपने पढ़ा भी होगा, और क्या कहते हैं इसको जो है थोड़ा सा अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें क्या था, दो कला संबंध स्रोत का यूज नहीं करते थे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं क्या है कि क्या व्यक्तिकरण में दो कला संबंध प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। अब देखिए व्यतिकरण में तो होता ही है, क्योंकि आपने व्यतिकरण पढ़ा था द्विशील प्रयोग, तो यंग का द्विशील प्रयोग जो व्यतिकरण था तो आपने उस थ्योरी में पढ़ा था। तो वहाँ पे लिखा गया था कि यंग का द्विशील प्रयोग, तो व्यतिकरण में दो कला संबंध स्रोत की आवश्यकता हमें पड़ दी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यस, हाँ हमें पड़ती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो व्यतिकरण और विवर्तन दोनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ना कि आप जो है एग्ज़ाम के टाइम में आप मतलब गड़बड़ी ना कर पाएँ वहाँ पे। तो व्यतिकरण में होता है दो कला संबंध स्रोत की आवश्यकता, और यहाँ पे अगर हम बात करें विवर्तन की तो उसमें नहीं होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं क्या है कि कूलाम या विद्युत बल एफ निर्भर करता है। अब देखिए कूलाम या फिर विद्युत बल जो निर्भर करता है किस पर निर्भर करेगा, ऑप्शन ए आवेश पर, आवेश यानी कि आवेश Q1 Q2 पर, या फिर ऑप्शन बी माध्यम के पर, या फिर ऑप्शन सी दोनों आवेश के बीच की दूरी पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो देखिए कूलाम का नियम आपने पढ़ा था कि यदि किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल जो होता है वो समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप समानुपाती Q1 Q2 अपन R²। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है और इसका जो थ्योरी या फिर इसकी थ्योरी याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एफ जो निर्भर कर रहा है Q1 Q2 पर भी निर्भर कर रहा है और आर पर भी निर्भर कर रहा है, और अगर हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएं बराबर लगाएं तो यहाँ पे के आ जाता है, तो के पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है। आगे देखिए कि कूलाम बल या विद्युत बल आकर्षण प्रकृति का होगा। तो देखिए कूलाम बल या फिर विद्युत बल आकर्षण प्रकृति का कब होगा, जब आवेश Q1 Q2 दोनों धनात्मक होंगे, या फिर आवेश Q1 Q2 दोनों ऋणात्मक होंगे, या फिर ऑप्शन सी आवेश Q1 धनात्मक होगा या फिर Q2 ऋणात्मक होगा, या फिर ऑप्शन डी सभी होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कूलाम बल या फिर विद्युत बल आकर्षण प्रकृति का कब होगा, जब एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। आपने पढ़ा होगा कि आकर्षण कब होता है, जब एक आवेश जो होता है धनात्मक होता है और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछ ले कि कूलाम बल या विद्युत बल आकर्षण प्रकृति का कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा, जब क्या होगा दोनों या फिर ऋण आवेश वाले होंगे या फिर दोनों धन आवेश वाले होंगे। तो ऐसे भी पूछ सकता है। बाकी यहाँ पे तो आकर्षण प्रकृति पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया यहाँ पे कि विद्युत स्थित ऊर्जा यू जो होती है अनुक्रमानुपाती होती है किसके। तो ऑप्शन ए दोनों आवेश Q1 Q2 के, या फिर ऑप्शन बी केवल आवेश के, या फिर ऑप्शन सी आवेश पर निर्भर नहीं करता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें विद्युत स्थित ऊर्जा यू की, तो ये जो निर्भर करता है दोनों आवेश Q1 Q2 पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखते हैं क्या है कि देखिए क्या है कि विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा देता है। तो विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई जो विद्युत बल रेखाओं पर जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं वो क्या देता है, वो मतलब क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन ए उस बिंदु पर विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा, या फिर ऑप्शन बी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, विद्युत धारा तो दर्शाएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विद्युत धारा कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C निर्भर करती है। तो अब देखिए यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो सी होती है निर्भर करेगी। तो ऑप्शन ए प्लेट के क्षेत्रफल एरिया या फिर प्लेट के एरिया पर, या फिर ऑप्शन बी दोनों प्लेट के मध्य की जो दूरी होती है उस पर, या फिर माध्यम के प्रयोज्यतांक के पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जो संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र होता है जिसकी धारिता होती है वो एरिया पर भी निर्भर करता है और उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, और यहाँ पे प्रयोज्यतांक जो पदार्थ होता है के उस पर भी निर्भर करेगा। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। बाकी देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संधारित्र का सूत्र हाफ सी भी स्क्वायर निम्न में से किसका है। तो अब देखिए संधारित्र का जो सूत्र होता है हाफ सी भी स्क्वायर ये किसका है, विभवांतर का है, या फिर विद्युत क्षेत्र ई का है, या फिर दोनों का है, या फिर संधारित्र में संचित स्थित ऊर्जा का है। तो अब देखिए यू बराबर ही होता है हमारा हाफ सी भी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि संधारित्र में संचित स्थित ऊर्जा जो यू होती है वो क्या होती है, हाफ सी बी स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छी लग रही होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। बाकी देखिए 22 क्या दिया गया है कि मुक्त दोलन क्या होते हैं। अब देखिए मुक्त दोलन क्या होते हैं, तो ऑप्शन ए दिया गया है कि आयाम समय के साथ घटता जाता है, या फिर ऑप्शन बी आयाम समय के साथ बढ़ता जाता है, या फिर ऑप्शन सी आयाम समय के साथ स्थिर रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए मुक्त दोलन जो होता है यहाँ पे क्या होता है, आयाम समय के साथ स्थिर रहता है, क्योंकि मुक्त दोलन जब होगा तो क्या होगा, आयाम जो होगा स्थिर रहेगा समय के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 23 क्या दिया गया है यहाँ पे कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग अधिकतम होता है। तो देखिए जब क्या कहते हैं जो कण होगा सरल आवर्त गति करेगा तो उसका जो वेग होगा अधिकतम कब होगा, ऑप्शन ए मध्यमान स्थिति y बराबर 0 पर, या फिर दूरतम स्थिति y बराबर a पर, या फिर y बराबर a/2 पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो यहाँ पे अगर हम बात करें कण का वेग की बात करें तो यहाँ पे मध्यमान स्थिति पर होगा, मतलब y बराबर 0 पर होगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखते हैं क्या है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण अधिकतम होता है। तो अब देखिए सरल आवर्त गति करते हुए जो कण होते हैं त्वरण की बात की गई यहाँ पे कि कब अधिकतम होगा, तो मध्यमान स्थिति पर होगा नहीं क्योंकि इस पे कण होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर a/2 पर भी नहीं होगा, और इनमें से कोई ना कोई तो होगा ही। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या मतलब कि यहाँ पे दूरतम स्थिति y बराबर a पर क्या होता है, कण का त्वरण अधिकतम होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है। तो देखिए कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं इसमें, आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है कण के वेग की, और यहाँ पे बात की जा रही है कण के त्वरण की। तो वेग जो होगा y बराबर 0 पर होगा अधिकतम, और यहाँ पे त्वरण जो होगा y बराबर a पर अधिकतम होगा। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बाकी देखते हैं 25 जो कि इस सीरीज़ का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है कि दो स्प्रिंग के समांतर क्रम का तुल्य बल नियतांक होता है। तो देखिए दो स्प्रिंग के समांतर क्रम का तुल्य बल नियतांक क्या होता है, ऑप्शन ए के बराबर K1 प्लस K2। देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। तो और यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी बराबर 1/k बराबर 1/K1 प्लस 1/K2, और ऑप्शन सी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो समांतर क्रम तुल्य का बल दो स्प्रिंग के समांतर क्रम तुल्य का बल नियतांक होता है वो क्या होता है, के बराबर K1 प्लस K2 होता है। तो यहाँ पे इसको आपको याद होना चाहिए। और देखिए इस पर न्यूमेरिकली भी पूछ लेता है, दे देगा कि दो स्प्रिंग का जो मान इस प्रकार से है, तो तुल्य बताइए, समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं तो उनका तुल्य मान बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब समांतर कहेगा तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए 10-10 बोला तो 10-10 को जोड़ देना है तो आ जाएगा 20। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। और ये देखिए जितने क्वेश्चन बताएं सारे क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, बहुत हार्ड लेवल का नहीं आएगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बाकी देखिए हर एक वीडियो को आप देखते रहिए, जो भी बना दिया है प्ले लिस्ट में बना रखी है, जाकर के वहाँ पे फटाफट देख सकते हैं। BEE जो आपका सब्जेक्ट है, या फिर बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल, या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर के, आप जाकर के वीडियो वॉच कर सकते हैं प्ले लिस्ट में। और बाकी देखिए इसका जो PDF आपको मिलेगा, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ID हमारी है पॉलीटेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट के नाम से, तो ID आप लिख लीजिए पॉलीटेक्निकल क्लासेस, मतलब जो नाम चैनल का रखा है वही नाम ID जो है क्या कहते हैं टेलीग्राम की है। तो आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो जो है वहाँ से इसका PDF मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में चैनल को शेयर भी कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।